Good morning, friends. The last lecture we have discussed about your Maxwell equation. What is their introduction? What is Maxwell equation? What their application? All these things we cover in last lecture. Means introduction is over. Okay. In introduction देखते समय हमने कहा था कि हम देख रहे थे Maxwell equations. Okay. तो इंट्रोडक्शन में हमने कहा according to Faraday's law, changing magnetic field produce electric field, and Maxwell modified the Ampere's circular law, and then Ampere's circular law. According to Maxwell क्या हुआ था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्पेस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में चेंज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी. इट मीन्स वहां से हमने डिस्कस किया था अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में चेंज हो रही होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उस इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी. तो देखिए अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, देन अदर फील्ड मीन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द स्पेस, और वाइस वर्सा मैग्नेटिक फील्ड अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो इन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे. और इसे बोल रहे थे हम, दिस एनालॉजी टेल अस दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो कह रहे थे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग थ्रू द स्पेस, अगर स्पेस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस फॉर्म हुआ तो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और दो वेक्टर क्वांटिटी हम यूज कर रहे थे इस दोनों ही दिखाने के लिए. द कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल ई, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच. ये दोनों के हिसाब से हमने, और मैक्सवेल इक्वेशन प्रोड्यूस करते समय हमने कहा था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था हमने कि कैसे कैसे उन्होंने मैक्सवेल ने वो इक्वेशन बनाए. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और उन्होंने द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हम आज देखेंगे प्रूफ. फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका, जो फर्स्ट इक्वेशन आपका, फर्स्ट इक्वेशन का मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. आज प्रूफ देखेंगे. आपका इक्वेशन है डेल डॉट डी इक्वल टू 0, डेल डॉट डी इक्वल टू 0 आपका फर्स्ट इक्वेशन है. सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे रो है. डेल डॉट डी इक्वल टू रो आपका फर्स्ट इक्वेशन है. तो प्रूफ देखेंगे हम कैसे फर्स्ट इक्वेशन आपका आया है. तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन योर डिपेंड ऑन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कहां पर से आया है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. देखिए क्या कहता है आपको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by that surface is equal to the 1/ε0 times current enclosed by और चार्ज enclosed by that surface. देखिए आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी या हम बोलेंगे उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे. तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो होगा उस सर्किट में या उस सरफेस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में कितने अमाउंट में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. तो उस फ्लक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं ई बार डॉट डी एस बार से, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए. ओके, तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया. तो इससे आगे हम जाएंगे, इफ देयर आर मेनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रूआउट अ वॉल्यूम V, अगर यहाँ पे देयर आर मेनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रूआउट वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम में
बहुत सारे चार्ज है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम वी हम कंसीडर करेंगे और इसमें नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ चार्ज, देन दिस नंबर ऑफ चार्ज वी पीपल डिनोटेड एज अ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो। अगर वॉल्यूम वी को कंसीडर करेंगे और उस वॉल्यूम वी में नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसे हम सिंपली चार्ज डेंसिटी रो से हम उसे डिनोट कर देंगे। तो देखिए Q इक्वल्स टू इस इंटीग्रेशन पे से नंबर ऑफ है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी रो डॉट डी। ओके, ये क्या है आपका नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चार्ज को भी हम चार्ज डेंसिटी की इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम वी है इसलिए हमने इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी एंड नंबर ऑफ चार्जेस रो चार्ज डेंसिटी और डीवी का स्मॉल वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये इसके बाद हम यहाँ से क्या आएगा, आपको क्यू की जगह हम सिंपली ए लिख देंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स आपका इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। कैसे लिख लेंगे हम उसे, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, 5 का टर्म बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डी, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमने सिंपली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by that surface is equal to the 1/epsilon naught charge produced from this surface। तो देखिए और उन्होंने हमने स्टेटमेंट ले लिया है आपके गॉस लॉ का, वहां पर से हमने कहा अगर वॉल्यूम v इनक्लोज है उस सरफेस में तो द नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हो जाएंगे और उस नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली चार्ज डेंसिटी से हमने रिप्लेस कर लिया चार्ज को, और ये क्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन आपके गॉस लॉ में पुट कर दिया और आपके पास इक्वेशन ये आ गया है। ओके, तो आगे देखिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो आपका लेफ्ट साइड का है ये सरफेस इंटीग्रेशन है वॉल्यूम इंटीग्रल, तो इस सरफेस को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डाइवर्जेंट थ्योरम। द लेफ्ट हैंड इंटीग्रेशन यू आर कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। देखिए सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल हम कन्वर्ट करेंगे, तो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के हिसाब से हम उसे कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, और वी वॉल्यूम और ई की जगह हम यहाँ पे डेल डॉट ई लिख लेंगे, डेल डॉट ई इनटू सरफेस इंटीग्रल का हो गया आपका वॉल्यूम इंटीग्रल और इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और आपका जो रह जाएगा वो डी। इक्वेशन नंबर इसे थर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए सिंपल गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जा रहा हूं मैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटमेंट लिया गॉस लॉ को और चार्ज को मैंने सिंपली चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट किया और वहां पर से मैं आगे कैलकुलेशन फर्दर कैलकुलेशन आगे कर रहा हूं। तो देखिए तो ये जो इक्वेशन है इसमें आपके इस इक्वेशन में आपका जो इंटीग्रैंड है इट इज फॉर ट्रू फॉर ऑल आर्बिट्री सरफेस और ऑल आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए ये ट्रू है। तो आपके इंटीग्रैंड कैंसिल हो जाएंगे, आपके इंटीग्रैंड कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली आ जाएंगे आपके पास डेल डॉट ई बार इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन इसे दे देंगे हम 4 नंबर। आगे देखिए क्या किया, सिंपली आपका इस जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें इंटीग्रेशन दोनों साइड में सेम है, यानी ये आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए सेम है, इसलिए मैंने इंटीग्रेंड कैंसिल कर दिया, इक्वेशन सिंपली आपका आ गया। वी हैव डिस्कस द चार्ज इन फ्री स्पेस। अगर हम कहेंगे कि आपका चार्ज एक स्पेसिफिक मीडियम में नहीं है, वो फ्री स्पेस में है, तो क्या है, बट इफ द चार्जेस आर इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पे हमने कहा है कि आपका चार्ज कहाँ पर है, आपका चार्ज इन फ्री स्पेस, बट योर चार्ज नाउ पुट इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। अगर ये चार्ज हमने एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पुट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट चेंजेस बाय एप्सिलॉन। तो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा वो,
सरफेस में चेंज कीजिए, आपकी इक्वेशन 3 में चेंज कीजिए उसे, इक्वेशन 3 में चेंज, या इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 3 में चेंज कर लीजिए उसे, एप्सिलॉन ई ds, एप्सिलॉन ई बार ds बार, ओके यहाँ पे चेंज कर लीजिए, क्योंकि कैसे हुआ, एप्सिलॉन नॉट हमने चेंज किया, एप्सिलॉन नॉट की जगह में एप्सिलॉन निकले, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ओके तो डायरेक्ट स्टेप ले लिया मैंने v रो t, ओके तो देखिए क्या सिंपली क्या है, मैंने अगर फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट है उसका है कांस्टेंट, अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसे रख दिया तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन को मैंने चेंज कर लिया, और एप्सिलॉन को चेंज करने के बाद ए एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे सिंपली एप्सिलॉन नॉट है, तो आगे की स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक मैटर, अगर मैंने इस सिस्टम को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, वहां पे पोलराइजेशन फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, and the magnitude of this polarization can be represented by electric displacement। देखिए अगर इस फील्ड पे मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में पोलराइजेशन फॉर्म हो जाएगा, और उस पोलराइजेशन को वो लोग डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के, और वो रहेगा आपका डी बार वेक्टर, क्या रहेगा डी बार। देखिए एक बार फिर समझ में लीजिए, इस सिस्टम में मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपकी जो डाइलेक्ट्रिक मैटर है वो नहीं क्या पोलराइज होगी, और पोलराइज होने के बाद वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बार से मैं वहां पे उसे डिनोट कर लूंगा। डी बार किसके लिए है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, दीवार किसके लिए, आपके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखिए और इससे इक्वेशन है, और इट इज रिलेटेड टू फील्ड स्ट्रेंथ ई, और इट इज रिलेटेड टू दिस डी बार इज रिलेटेड टू फील्ड स्ट्रेंथ ई बार। तो डी और ई का रिलेशन क्या है, डी बार इक्वल टू लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन ई बार, डी बार क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन ई बार। इट इज अ रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई बार एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बार। तो देखिए सिंपली पुट कीजिए, रिप्लेसिंग एप्सिलॉन ई बार बाय डी, यहाँ पे एप्सिलॉन ई बार की जगह सिंपली डी लिखिए। तो देखिए सरफेस एप्सिलॉन डी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू इंटीग्रेशन और वॉल्यूम भी रो डी, आपका इक्वेशन नंबर 5 आ गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 5 क्या है आपका, इट इज द मैक्सवेल फर्स्ट लॉ और फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म। क्या है ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है, किसका, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। तो देखिए इंटीग्रल फॉर्म कैसे निकाला हम लोगों ने, मैक्सवेल इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म कैसे निकाला, गॉस लॉ लिया, सिंपली गॉस लॉ को हमने चार्ज है तो चार्ज को चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया, और फर्दर कैलकुलेशन हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद हमने कहा है कि फ्री स्पेस में अगर ये सिस्टम है उसे हम कन्वर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो एप्सिलॉन नॉट को मैंने सिंपली एप्सिलॉन से चेंज कर लिया और यहाँ पे लिया, तो मैंने उस सिस्टम को एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि उस सिस्टम को मैंने बाहर से अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, उस मैटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मैटर में पोलराइजेशन फॉर्म हो जाएगा, और उस पोलराइजेशन वजह से वो चार्जेस डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, और उसी ही हम डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बार से हम डिनोट करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई के बारे में कुछ तो भी रिलेशन है, और वो रिलेशन हमने देखा डी बार इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई बार। तो ये एप्सिलॉन ई बार की वैल्यू को मैंने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की चेंज कर दिया, और इक्वेशन ये आ गया। तो ये है आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट। तो ये सिग्निफिकेशन क्या है, दी टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू द सरफेस, क्या है इसका इलेक्ट्रिक, इसका सिग्निफिकेशन फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है आपका डी बार, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बार थ्रू
electric displacement d bar through the surface enclosed by enclosing by volume v enclosed by volume v is equal to the total charge enclosed by it is equal to the total charge within the volume v. It is equal to the total charge within the volume v. टोटल चार्ज विदिन द वॉल्यूम v. देखिए आपको सिग्निफिकेशन समझ में आया क्या? सिग्निफिकेशन क्या है इस इंटीग्रल फॉर्म का? आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बार थ्रू द सरफेस यस इंक्लोजिंग टोटल वॉल्यूम v enclosed by that surface is equal to the charge within the volume v. चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज. देखिए आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो कुछ उस सरफेस पे होगा, उस वेक्टर का, उस क्वांटिटी का, इट इज enclosing by volume v is equal to the charge by in this volume v. ओके तो देखिए यहाँ पे हमने यूजिंग अगर डाइवर्जेंट थ्योरम यूज किया, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, तो क्या आएगा मुझे? यूजिंग डाइवर्जेंट थ्योरम में क्या करूंगा, आपके इस सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लूंगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में. तो इस सरफेस इंटीग्रल को मैंने अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया तो डेल डॉट डी बार इंटू डी क्या आ जाएगा? डेल डॉट डी बार इंटू डी इक्वल टू वो डी. तो इसमें क्या होगा? इट इज टोटल और ट्रू फॉर ऑल आर्बिट्ररी सरफेस, दैट्स व्हाई इंटीग्रेंट कैंसिल एंड डेल डॉट डी इक्वल टू रो. आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो जाएगा. मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूफ. देखिए सिंपल है, आपके गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो हम गए और हमने फर्दर कैलकुलेशन आगे बढ़ाया. फिर हमने कहा कि मीडियम चेंज किया है, फ्री स्पेस में से मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले लिया. अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले लिया तो एप्सिलॉन ई बार डी एस बार इक्वल टू रो डी वी ऐसे आ गया. तो मैं कह रहा हूँ अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होने की वजह से हमने एक रिलेशन कहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में कुछ तो भी रिलेशन है. वो रिलेशन है एप्सिलॉन ई बार इक्वल टू डी. वो मैंने पुट किया आपकी इक्वेशन में और वहां से मुझे इंटीग्रल फॉर्म मिल गया, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस डी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम्स रो डी वी. तो मैंने यहाँ से सिग्निफिकेशन क्या दिया? आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है थ्रू द सरफेस इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम v इज इक्वल टू द टोटल चार्ज विद इन दिस वॉल्यूम v. तो मैंने वहां से किया यूजिंग डाइवर्जेंट थ्योरम, आपका सरफेस इंटीग्रल मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया और इंटीग्रल कैंसिल कर दिया क्योंकि इट इज ट्रू फॉर आर ऑर्बिटरी सरफेस, दैट्स व्हाई इंटीग्रल कैंसिल हो गई और आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो गया. तो ये था आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन. इसके क्या है, सिंपल क्या है, उसका एक एडवांटेज क्या है, द सिग्निफिकेंस, और इट इज स्टेडी स्टेट इक्वेशन. स्टेडी है, क्या है? स्टेडी स्टेट इक्वेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. कांस्टेंट स्टेडी है एंड इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके एंड द डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा आपका, ये डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटी के बीच में. डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी. क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें? स्केलर क्वांटिटी. एंड द चार्ज डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा फाई, वो डिपेंड ऑन क्या है? आपके चार्ज डेंसिटी पर. देखिए ये जो आपका फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिपेंड ऑन योर चार्ज डेंसिटी रो. रो पर वो डिपेंड है. और आगे द पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज अ सोर्स, जो कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ सिंक. ये आपके चार्ज इसके 4 हमने सिग्निफिकेंस देखे. पहला देखा इट इज अ स्टेडी स्टेट इक्वेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. दूसरा देखा है कि अगर मेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी देंगे और आपका चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी. इट इज नॉट शो डायरेक्शन, इट इज ओनली गिव्स यू द मैग्नीट्यूड. ओके उसके बाद हमने देखा कि तीसरा सिग्निफिकेंस है उसका, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी रो
and the positive charge act as a source and negative charge act as a sink। ओके, आपका फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे प्रूव होता है। तो सिंपल है, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू इट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर से मैक्सवेल ने डिस्कवर किया है। तो आगे का है अपना गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक पर से उन्होंने दूसरा इक्वेशन किया है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया है। अगर कुछ डिफिकल्टीज या कुछ क्यूरीज अगर इस टॉपिक में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और लेक्चर देखते समय प्लीज़ कुछ तो भी आपके पास जो कुछ ना पब्लिकेशन के अवेलेबल बुक होगा वहाँ पर से आप लेक्चर देखते समय वो पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।